तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। तो एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पिछले के क्लास में पढ़ा था हमने वैदिक काल के बारे में उसे रिवाइज करेंगे। फिर क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनपद काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वैदिक काल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, ऋग्वैदिक काल था जिसमें तो ऋग्वेद को हम लोग 1500 से 1000 बांटते थे और फिर लेटर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 तक 600 BC तक डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1500 से 1000 BC जो था वो ऋग्वैदिक काल का समय काल था। फिर वैदिक काल किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वो एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन जब वैदिक काल आता है वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, तो ये हो गया दूसरा आंसर। फिर वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो जब मैं नदियों के बारे में पढ़ा रही थी आपको मैंने बताया था कई नदी जैसे परुष्णी को अभी क्या बोला जाता है, तो अभी उसका रावी नाम है। तो इस उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो थी उसे माना गया है कि जो है सरस्वती। तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। फिर वैदिक काल में गाय के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता था। तो गाय को अधन्या बोलते थे। अधन्या इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका मानना था कि गाय जो थी वो मारने योग्य पशु नहीं थी। गाय को ये लोग बहुत ही पवित्र मानते थे, एक होली एनिमल मानते थे और उनका पूजा करते थे। तो गाय इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसे अधन्या बोलते थे, मतलब नॉन पेरिसेबल एनिमल, ऐसा एनिमल जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारना नहीं चाहिए। फिर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है युद्ध के समय कौन सा मतलब युद्ध के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता था। तो युद्ध के लिए ये लोग गविष्ठी शब्द का उपयोग करते थे और गविष्ठी का मतलब होता था सर्च ऑफ काऊ, मतलब काऊ की खोज, मतलब गाय की खोज। तो देखिए गाय इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी कि गविष्ठी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और गविष्ठी का मतलब होता है सर्च ऑफ काऊ, मतलब ये लोग युद्ध भी काऊ के लिए ही करते थे। फिर छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्षा के देवता कौन है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्षा के देवता कौन है। मैंने आपको पिछले के कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है आपको, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि वर्षा के देवता कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निष्क और शतमान नाम की मुद्राओं का उपयोग किस काल में किया गया। तो लेटर वैदिक काल में इसका उपयोग किया गया निष्क और शतमान के, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि ऋग्वैदिक एज में ये लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे कोई सामान लेन देन करने के लिए। तो लेकिन जब लेटर वैदिक काल में आते हैं तो ये लोग दो मुद्राओं का उपयोग करते हैं, निष्क और शतमान नाम की। फिर ऋतु परिवर्तन के देवता कौन है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन के जो देवता हैं वो हैं वरुण। ये भी मैंने आपको बताया था पिछले के वीडियो में, गॉड के बारे में बहुत सी चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सब चीज़ें बता दी थी। तो अब हमारा महाजनपद काल स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही सब चीज़ें। तो देखिए महाजनपद में पहली चीज़ ये है कि बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध के जन्म के पहले 6th सेंचुरी BC में इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 डिस्ट्रिक्ट। तो भारत को 16 जनपदों में डिवाइड किया गया था। इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। तो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, स्क्रिप्ट है, वहाँ से मिलता है जो जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पहले भारत को 16 जिलों में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में दी गई सूचना मतलब जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से यह इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तो वो कौन कौन से थे महाजनपद। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट था कि कौन से बौद्ध धर्म में ये बात बौद्ध धर्म ग्रंथ की में लिखा गया है कि उस समय 6ठी ईसा पूर्व में 16 जनपद हुआ करते थे। तो अंगुत्तर निकाय है, ये याद रखिए, यही एक क्वेश्चन बनता है इससे। फिर उस समय कौन कौन से ऐसे जो थे ज़िले उनका नाम पूछता है और उनकी राजधानी पूछता है जनपदों की। तो पाकिस्तान में 2 थे, इसके लिए आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कंबोज था जिसकी राजधानी थी हाटक, और दूसरा था गांधार
तक्षशिला। तो पाकिस्तान में ये दो स्थल मतलब ये दो ज़िले पाए गए हैं। उस समय माना जाता था कि ये दो ज़िले अभी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पहले तो जब भारत का हिस्सा था तो ये भारत में ही था। कम्बोज जिसकी राजधानी थी हाटक, फिर गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इंडिया में जो पाए गए, तो इंडिया में 14 ऐसे जनपद थे जो जिसमें है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि हरियाणा दिल्ली के आसपास वाले इलाके में थी। फिर दूसरा है पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ये सब नाम ही है, तो मैं आपको पढ़ के बता ही रही हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी जगह ले लेता है ये, इसलिए मैंने लिखा नहीं है हिंदी में। पर पढ़ना जो अगर कोई नाम है तो नाम का तो हिंदी इंग्लिश होता नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि हरियाणा दिल्ली के पास वाले इलाके में थी। फिर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जो कि बरेली वाले यूपी बरेली वाले इलाके में है। फिर मल्ल कुशीनगर, ये भी यूपी वाले इलाके में है। फिर कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, ये भी यूपी वाले इलाके में है। काशी, ये भी इसकी राजधानी बनारस थी और ये भी यूपी वाले इलाके में है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी यूपी वाले इलाके में है। फिर सातवां देखिए सुरसेन है, तो सुरसेन की राजधानी मथुरा है, ये भी यूपी में है। तो यूपी में कितने स्थल हो गए, तो एक हो गया पांचाल, मल्ल और कौशल, काशी, वत्स और सुरसेन। तो ये 6 स्थल तो यूपी में ही हो गए। आप ऐसे इसको अलग अलग लिख के चाहें तो याद कर सकते हैं। एक हरियाणा दिल्ली के पास मिला, जो कि था कुरु इंद्रप्रस्थ, उसकी राजधानी थी। फिर 8वां है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी और ये बिहार वाले इलाके में है। फिर अंग की राजधानी चंपा, ये बिहार में है। फिर मगध। तो अब हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ाएंगे जनपद काल को, तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही होगा, क्योंकि इसी के आसपास सब जनपद काल घूमता रहता है, मगध के आसपास ही, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगीर थी मगध की राजधानी। आगे चल के जैसे जैसे यहाँ पे रूलर्स बढ़ते जाते हैं, जो आते हैं, चेंज होते हैं, तो वो सब इसकी राजधानी चेंज करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी राजधानी राजगीर थी, जो कि बिहार में स्थित है। और फिर उसके बाद अवंती महेशमती, अवंती भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी में है, देख सकते हैं, और इसकी पहले राजधानी महेशमती थी, बाद में उज्जैनी हो जाती है। फिर आगे है चेदी, और चेदी की राजधानी है शक्तिमती, ये भी एमपी वाले इलाके में है। फिर मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान वाले इलाके में। फिर 14वां है असमक, इसकी राजधानी पोटली, ये साउथ इंडिया वाले इलाके में थी और गोदावरी नदी के आसपास वाले इलाके में ये थी। तो अगर आपको याद हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसे रिवाइज कर सकते हैं। एक जो पाकिस्तान में पाए गए वो कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक, गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, तो पाकिस्तान में ये 2 पाए गए। बाकी 14 पाए गए हैं इंडिया में, जिसमें से 6 तो यूपी में ही हैं, और एमपी में देख सकते हैं 2 एमपी में है, एक राजस्थान में है और एक गोदावरी साउथ इंडिया वाले इलाके में, और यहाँ पे 3 हो गए बिहार में, और एक ये कुरु जो था वो हरियाणा दिल्ली में था। मैप की मदद से भी आप याद कर सकते हैं। मैं आपको अभी मैप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा भारत है, भारत की बाउंड्री है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गांधार था और यहाँ पे कम्बोज। तो ये 2 इलाके हो गए पाकिस्तान में, 1 और 2। फिर ये एक कुरु हो गया, फिर मत्स्य हो गया, यहाँ पे अवंती है, और ये असमक जो साउथ इंडिया वाला, ये अवंती एमपी वाला, ये चेदी है, ये भी एमपी में। फिर काशी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुरसेन है, यहाँ पे देखिए ये काशी है, ये मगध है, और ऐसे यहाँ पे अंग है। तो ये वज्जी है, जिसे वृज्जी भी बोलते हैं। यहाँ पे मल्ल है और यहाँ पे कौशल है। तो ऐसे आप अगर चाहें तो मैप बना के याद कर सकते हैं। ऐसे याद करने का एक और तरीका है कि आप स्टार्टिंग से अगर नॉर्थ से देखते हैं तो यहाँ पे एक कुरु है हरियाणा दिल्ली के आसपास वाले इलाके में। फिर ऐसे नीचे आएंगे, यूपी में कौन कौन से स्थल पड़े हैं, तो ऐसे आप मैप बना के आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मगध, मैंने आपको बताया अभी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं जनपद काल के बारे में, तो जनपद काल में मगध जनपद के पास ही ये सारा एंशिएंट हिस्ट्री का
जो कोर्स है वो आसपास इसके घूमता रहता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट जो सबसे पुराना राजवंश था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस ये माना जाता है कि जो बृहदत्त थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी मगध में, और इनकी राजधानी राजगृह थी। फिर उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी थी। तो हर्यक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और इनकी भी राजधानी राजगृह थी, इन्होंने चेंज नहीं की थी। फिर उसके बाद जब हर्यंका डायनेस्टी ख़त्म होती है, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। और उसके बाद इनके बाद आते हैं नंद। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद थे, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। उसके बाद मौर्य आते हैं। नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आप जानते हो, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये सीरियल से कोई सीरियल आता था, उसका पिक मैंने लगा दिया। पीछे चाणक्य भी देखेंगे, क्योंकि चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में। तो ये इसके बाद नंद वंश को ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में मगध इतना सा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मौर्य वंश के काल में ये देखिए इतना बड़ा एरिया पूरा भारत का, और यहाँ पे भारत तो है ही, साथ में पाकिस्तान और कुछ कुछ इलाके अफगानिस्तान में से लगे हुए भी थे, जो कि इसके मगध राज्य में मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला जो वंश था यहाँ पे मगध में वो था हर्यक डायनेस्टी, जिसे पितृहंता वंश भी बोलते थे। पितृहंता वंश बोलने का इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बिंबिसार थे इनके पुत्र ने, मतलब अजातशत्रु इनका पुत्र था, इन्होंने इसकी हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके खुद राजगद्दी पे बैठा। फिर उसके बाद जब अजातशत्रु राजा बनते हैं, फिर ये कुछ सालों तक जब राज करते हैं, उसके बाद उदयन इनका पुत्र रहता है, तो उदयन इनकी हत्या करके वो खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि देखना है कि कई शासक ऐसे हैं जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हथियाते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो यहाँ पे देख सकते हैं बिंबिसार थे। फिर उसके बाद अजातशत्रु आते हैं, उदयन आते हैं, और इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे नागदशक। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि बिंबिसार जो थे वो फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी थे, और इन्होंने 544 BC में हर्यक वंश की स्थापना की थी। फिर हर्यक राजवंश ये देख सकते हैं। फिर इन्होंने कैपिटल अपनी राजगृह को बनाई थी, जिसे गिरिब्रज भी हिंदी में बोलते हैं। और वही राजगृह और गिरिब्रज दोनों सेम चीज़ें, आपको भी कन्फ्यूज में थे, कभी एग्जाम में दे सकता है कि हर्यक वंश की डायनेस्टी क्या थी, तो गिरिब्रज दे दिया तो आप कन्फ्यूज में दिया, क्योंकि राजगृह और गिरिब्रज दोनों सेम चीज़ हैं, सेम प्लेस के नाम है। फिर ये जो थे बिंबिसार, वो फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और इन्होंने, एक बात होती है कि कैसे मगध जो था वो एक छोटा सा जनपद था, और धीरे धीरे वो महाजनपद में कन्वर्ट होता है, और एक भारत का बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो इसके पीछे ऐसा कारण था कि यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही कुशल थे। देख सकते हैं कि जो बिंबिसार हैं, इन्होंने इसको मगध का एक्सपेंशन करने के लिए, अपनी हर्यंका डायनेस्टी को एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल पॉलिसी को, मतलब वैवाहिक संबंध इन्होंने कई राज्यों के साथ बनाए, ताकि इनके राज्य का इनके राज्य का विस्तार हो सके। तो इसके लिए इन्होंने कौशल राज्य की राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया, वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया, फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। तो ये देख सकते हैं कि 3 राज्य तो इनके अंदर में ऐसे ही आ गए कि वैवाहिक संबंध बनाने का मतलब कि ना वो इनके पे अटैक करते थे, ना ये इनके पे अटैक करते थे, तो एक तरीके से इनके राज्य का हिस्सा हो जाता था वो। तो ये मैट्रिमोनियल पॉलिसी, ये सब जो मगध के आगे के भी देखेंगे कि जो किंग्स आते हैं वो सब भी ये सब पॉलिसी अपनाते हैं। फिर ये सब क्या, इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इनका जो कोर्ट फिजिशियन था, राजवैद्य था, वो जीवक था। तो इससे प्रश्न पूछता है, और जीवक से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो जीवक था, जीवक को इन्होंने अवंती के राजा जो प्रबोध थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने जीवक को भेजा था। तो जीवक को भेजने को, अवंती जब उन्होंने भेजा जीवक को, तो जीवक बहुत ही अच्छे कोर्ट फिजिशियन थे, उन्होंने उसका इलाज किया,
तो इनके बीच में एक मैत्री संबंध हो जाता है। तो एक कौशला, वैशाली और मद्र के साथ तो आप देख ही रहे हैं कि इनका वैवाहिक संबंध है, तो ये इनकी एक टेरिटरी हो जाती है एक तरीके से, और इनके अंडर में आ जाता है। फिर जब ये जीवक को भेजते हैं अवंती में, तो अवंती से भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। फिर उन्होंने अंग पे कब्जा किया था, अंग को जीता था इन्होंने। फिर बाद में क्या होता है कि 493 BC में इनके ही पुत्र अजातशत्रु इनकी हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि ऐसे उदयन भी आता है, उदयन भी अपने पिता को मारता है अजातशत्रु को और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग को पढ़नी चाहिए। तो अजातशत्रु को कुशिक भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि किस ऐसे कौन सा मगध का जो राजा है जिसको कुशिक नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे कि अजातशत्रु था। फिर अजातशत्रु जो है बिकम द रूलर आफ्टर किलिंग हिज फादर, तो अपने पिता को मार के ये 493 BC में खुद गद्दी पे बैठ जाता है। ये देखिए अजातशत्रु की पिक मैंने लगा दी है। इनिशियली अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये शुरू में जैनिज्म को फॉलो करता था। ऐसा भी माना जाता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनिशियली ये जैन धर्म को मानता है। तो इनके वो होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होते एक तरीके से, तो कुछ विवाद होते हैं, इसके चलते ही ये अपने पिता की हत्या कर देता है। फिर बाद में इसको ऐसा रिग्रेट होता है, तो इन्होंने बाद में बुद्धिज़्म अपना लिया और इन्होंने भी किस राज्य को अपने अंदर मिलाया। तो वहाँ पे तो देखा था उन्होंने कौशला और क्षेमा इनसे विवाह करने के बाद और अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण और अंग पे कब्जा किया था उन्होंने। लेकिन ये क्या करता है, अजातशत्रु क्या करता है, तो अजातशत्रु ने भी वैशाली पर जीता। वैशाली एक तरीके से माना जाए कि इनकी सौतेली माता का घर था, लेकिन वैशाली पर भी इन्होंने कब्जा किया, वहाँ पे अटैक किया और उसे जीता। फिर उसके बाद लिच्छवी आ जाता है, फिर काशी और वज्जी, इतने जगह पे इन्होंने 4 जगह पे इसने कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं वैशाली, लिच्छवी और काशी और वज्जी पे इसने कब्जा किया। फिर इसके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ने वाली होती है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है गिरी राजगीर में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अजातशत्रु से यही बनता है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगीर में हुआ है और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसकी हत्या जो है, अजातशत्रु की हत्या इसके सन उदयन ने करके 461 BC में खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो अजातशत्रु से बस याद करने वाली यही चीज़ें हैं कि इसने इसका जो दूसरा नाम है वो कुशिक है, और इसने राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को स्टार्ट किया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो चलिए देखते हैं उदयन के बारे में पढ़ते हैं। उदयन अपने पिता को मार के खुद गद्दी पे बैठ चुका है 461 BC में। तो उदयन जो है ये वही बात लिखा गया कि अपने पिता को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। फिर इस्टेब्लिश करता है ये पाटलिपुत्र शहर को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, मगध के किस शासक ने, तो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। और ये फॉलोअर जो था वो जैनिज्म को फॉलो करता था। और अब हर्यंका वंश का जो लास्ट रूलर था वो नागदशक था, इसका पुत्र, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके खुद गद्दी पे बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। उदयन के बारे में यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसने अपने पिता को मारा अजातशत्रु को, और खुद गद्दी पे बैठने के बाद फिर इसने बाद में जैसे ये किंग बनता है तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना करता है। पाटलिपुत्र वही जिसे अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो शिशुनाग जो था हर्यंक वंश का जो रूलर था नागदशक, उसकी हत्या करके खुद गद्दी पे बैठता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपनी कैपिटल जो है वो वैशाली को बनाया था, और इसने देखिए किसको किसको कब्जा किया, तो इसने अवंती को कब्जा किया था। अभी मैंने आपको बताया कि अवंती के साथ जो थे राजा प्रबोध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था अवंती में। तो वहाँ पे तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन कब्जा नहीं किया था इन्होंने, उसको जीता नहीं था। लेकिन जब शिशुनाग आता है तो वो इस पे कब्जा करता है अवंती पे, और इसने वत्स पे भी कब्जा किया। तो ये 2 राज्य को इसने मिलाया था मगध एम्पायर में। फिर उसके बाद आता है काल अशोक, इसका पुत्र। तो काल अशोक जो है इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। अभी शिशुनाग ने ही, शिशुनाग की राजधानी जो थी वैशाली थी, ऊपर मैंने आपको बताया कि शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी, और उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, लेकिन वो उसको राजधानी नहीं बनाया था।
काल अशोक क्या करता है, काल अशोक ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। फिर इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसके काल में होता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है वो सबा कामी ने की थी। तो ये याद कर सकते हैं आप कि जो काल अशोक था इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी, और इसने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सिख काल में, और जिसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। फिर इसका लास्ट रूलर जो था इस शिशुनाग वंश का, वो था नंदीवर्धन। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो नंद वंश आता है इसके बाद। इसके फाउंडर जो थे वो महापद्मनंद थे। तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इसके नंद वंश से, महापद्मनंद से एक बात और इम्पोर्टेंट याद करने लायक है कि इसने टाइटल रखे थे। इसने अपना नाम क्या कर रखा था, उग्रसेन, एकराट और एक राष्ट्र और एक राट। तो उग्रसेन जो था, उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। तो ये खुद को उग्रसेन कहता था। उग्रसेन का अर्थ पूछ लेता है एग्जाम में कि उग्रसेन का मतलब क्या होता है। तो उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। और उग्रसेन किस मगध के शासक ने अपना नाम रखा था, अपने आप को टाइटल दिया था, तो वो था महापद्मनंद, नंद वंश का शासक महापद्मनंद। फिर उसके बाद महापद्मनंद के बाद धनानंद इसका पुत्र बनता है मगध का शासक। ये जो है वो लास्ट रूलर है नंद वंश का। और इसके कंटेम्प्रेरी जो कौन था, तो वो था सिकंदर। तो इसी के काल में ही सिकंदर का अटैक होता है भारत पे, और फिर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त। तो इसको चंद्रगुप्त ने हरा के, धनानंद को चंद्रगुप्त ने हरा के फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य वंश से पढ़ने से पहले अलेक्जेंडर की बात हुई, सिकंदर की बात हुई कि धनानंद के काल में ही सिकंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिकंदर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। फिर आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि मौर्य वंश से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मौर्य वंश से ही बनते हैं। उससे पहले अलेक्जेंडर के बारे में देखते हैं, सिकंदर के बारे में। ये देखिए सिकंदर की पिक है, और इसका बर्थ जो है वो 556 BC में मैसेडोनिया में होता है, और इसकी डेथ जो है वो 323 BC बेबीलोन इराक वाले जगह पे होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डेथ जो है वो 323 BC बेबीलोन इराक में होता है। तो ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि सिकंदर की डेथ कहाँ पे होती है, तो 323 BC बेबीलोन इराक वाली जगह पे होता है। और इसके जो गुरु थे वो थे अरस्तु। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं हम लोग। फिर इन्वेजन इन इंडिया, तो ये भारत पे अटैक कब करता है, 326 BC में, जब मगध पे धनानंद का शासन चलता रहता है, उस वक्त ये भारत पे अटैक करता है। और इसका जो कमांडर था वो था सेल्यूकस निकेटर, और इसका आर्मी का चीफ जो था वो नियार्कस था। आर्मी का चीफ था मतलब, सॉरी, नेवी का चीफ था वो। और नेवी का चीफ था मतलब कि उसमें नौसेना भी होती थी, तभी तो वो नेवी का चीफ था। और यहाँ से ये बात भी है कि जो सिकंदर था वो तो लैंडमार्क से ही आया था भारत में, लेकिन यहाँ पे इसका एक जो सेनापति था वो नेवी का सेनापति भी है, जिसका नाम नियार्कस है। तो प्रश्न बनता है कि अलेक्जेंडर के जो नेवी चीफ थे उनका क्या नाम था, तो वो थे नियार्कस। फिर ये 19 महीने भारत में बिताता है। फिर इसकी जब सेना है ब्यास नदी के किनारे अपने घुटने टेक देती है कि अब उनसे आगे नहीं बढ़ा जाता, तो ये फिर यहाँ से वापस रिटर्न चला जाता है, और 383 BC में बेबीलोन वाले इलाके में इसकी डेथ हो जाती है। फिर उससे एक और इम्पॉर्टेंट बात बनती है इससे, कि प्रश्न बनते हैं कि सेल्यूकस निकेटर और जो पोरस थे उनके बीच एक युद्ध होता है। हमारे यहाँ पंजाब के एक राजा थे पोरस, जिनका नाम था, उनके साथ और सिकंदर के साथ एक युद्ध होता है, जिसे हाइडिस्पिन युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ हाइडिस्पिन। तो यहाँ ये कौन सी नदी के किनारे होता है, इससे यही प्रश्न बनता है। तो ये झेलम नदी के किनारे, जिसे बितिस्ता बोलते थे, उसके किनारे होता है। तो यहाँ पे पोरस बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं, जिससे अलेक्जेंडर खुश होके पोरस को उसकी टेरिटरी वापस देके फिर चला जाता है। और अलेक्जेंडर, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से अलेक्जेंडर वापस हो जाता है, क्योंकि उसकी आर्मी आगे बढ़ने से मना कर देती है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।